कैसी चल रही प्रिपरेशन सभी की? हो गया रिवीजन वगैरह के एग्जाम्स कुछ लग रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? आप लोग को म्यूट लिख रहे सर, वेरी गुड। एग्जाम्स लिखते रहना बेटा, डोंट स्किप द एग्जाम्स एंड डोंट ट्राई टू लूज द होप टिल द लास्ट। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी तक करने की कोशिश करो, बट डोंट ट्राई टू गिव अप एट दिस मोमेंट। गिव अप करने का टाइम नहीं है, अभी आपको ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। पूरे साल की जो एनर्जी है ना, ये लास्ट के 10 दिन में आप लोग को डालना है। तो बी पॉजिटिव और पूरी नमाजें पढ़ने की पूरी कोशिश करो एंड ट्राई टू बी रेगुलर एंड डोंट ट्राई टू ओवर कॉन्फिडेंटली ओवर लिख, और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करो और रिवीजन पे ज्यादा कंसंट्रेशन करो और नई नई चीज मत पढ़ो, जो पढ़ चुके हो उस पे ही आप ज्यादा कंसंट्रेशन करो। दैट विल हेल्प यू आउट बेटा, ठीक है? अभी आप लोग को मेहनत ज्यादा करना है। यू नीड टू राइट नाउ वर्क मोर हार्ड कंपेयर टू अब तक जो वर्क करे वो अलग है, लास्ट के 10 दिन की वर्किंग अलग है बेसिकली। और रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवाइज करो, 1 से 2 बार रिवाइज करो, और जितना हो सके उतना स्कोरिंग टॉपिक जो टॉपिक्स आपको आते हैं उसको रिपीटेडली फिर से और फिर से करते रहो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और फिजिक्स के जो भी आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़े, रोज एक आधा घंटा घंटा तो भी फिर से एक बार रिवाइज करते रहो। एंड छोटे छोटे चैप्टर्स है जैसे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, इजंट इट, ऐसे वाले चैप्टर्स वगैरह को आप रेगुलरली जरा पढ़ते रहो। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स। अगर एक छोटा क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला याद नहीं है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज ए नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, कैसा ऐड करना है, तो इस पूरे चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगा के रिवाइज करो और अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज करो। और हर रोज जो टॉपिक आप लोग कर सकते हो ना, बल्कि कॉन्फिडेंस आता है ना, उस पर 5-5, 4-4 क्वेश्चन जितना भी टाइम लगता है वो टाइम पे आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और एक 4-5 दिन आप दिन रात मेहनत करके पढ़ सकते हो। बेसिकली फिजिक्स को 1-2-3 दिन के अंदर फिर से पूरा छाट के क्या करना है क्या नहीं करना उस पर भी एक बार कॉन्सेंट्रेशन करो। इट विल हेल्पफुल फॉर यू बेटा, ठीक है? बट डोंट वेस्ट द टाइम इन गोइंग इन हियर एंड देयर एंड प्लीज मेक श्योर दैट जितना हो सका उतना मेहनत अभी करो, बाद में फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेसिकली। क्लियर है? चलो, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐड सेक्शन, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बेटा जल्दी से। और ज्यादा टफ ग्रैंड टेस्ट मत लिखो, जो मैंने आपको भेजा था वो 4-5 ग्रैंड टेस्ट जो भी है, एक बार 2 बार फिर से आप लोग करते रहो। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सो जितना हो सका उसको आप लोग टाइम निकाल के करने की कोशिश करते रहो। डोंट टेक लाइटली कि ये क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, बट दे आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस। छोटा छोटा है बट रेगुलरली हेल्प आउट करेगा आप लोग के लिए। दिस इज ओनली द टाइम वेयर यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। और फिजिक्स जितना हो सका उतना आप जल्दी से अच्छा खासा रिवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है? Is it clear for everyone? Sure. Kinetic theory of gases. KTG. So KTG बोलने के साथ ही जो फर्स्ट थिंग आपको याद आना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV is equals to N into R into T. N क्या होता है बेटा यहाँ पर? N is equals to your mass by your molecular weight. Mass by your molecular weight. So PV is equals to your N into your RT part deflation.
अब इसके पॉस्टुलेट्स तो आप लोग को मालूम है, जल्दी जल्दी से मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। All the molecules of the gases are very tiny particles, are very important. यानी वॉल्यूम ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल होता है, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज. ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आने के चांसेस है. एंड रैंडम मोशन विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज इन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज बेसिकली. तो vx vy vz जो भी है ना पॉसिबल डायरेक्शंस में हो सकता है. एंड गैस मॉलिक्यूल्स नेवर इंटरैक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, and we generally ignore the interdynamic interactions between them, isn't it? And we there may be an attraction or repulsion. We'll be revising that one. और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इफ इट इज ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जितने प्रेशर से वो इसको हिट करेगा उतने ही प्रेशर से वो वापस आएगा. दैट मींस molecules will be colliding with all the walls of the container and exerts a force on the container. यानी मोमेंटम चेंज हो जाएगा. अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है एंड इफ इट इज स्ट्राइकिंग ए वॉल, इट विल रिवर्स इट्स मोमेंटम. So it will become for me minus of your m into your v part. ये थोड़े थोड़े postulates है जो आप लोगों को दिमाग में याद रखना है, याद रखना है. और दूसरा आता है अपने को डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. अगर मैं डिफरेंट स्पीड्स के बारे में बात करूं, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, याद है आप लोग को केमिस्ट्री में भी रेगुलरली 2 साल से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे. बेसिकली हम अपने पास 3 different types of your speeds. The first one is known as of your VRMS. VRMS is equals to under root of your 3p divided by your rho. That is equals to under root of your 3r into capital T divided by your molecular weight. That is equals to under root of your 3k into T divided by your molecules. ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज हो सकता है बेटा. K is known as of a Boltzmann's constant and ये कैपिटल M is a molecular weight part. ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स अपने को याद रखना है. और दूसरा वाला है बेसिकली अपने पास V mean that will be equal to under root of your 8 into P divided by your pi into rho. That is equals to under root of your 8 into R into T divided by pi into your molecular weight. And that is equals to under root of your 8 into K into T divided by pi into your M. ये पूरे दिमाग में याद रखना है. कल के एग्जामिनेशन में हॉल में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, देन उससे बुरी बात कुछ नहीं होती. अरे थोड़ा याद रख लिए तो अच्छा था बोले सर, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़े ही बच्चे अच्छा खासा काइनेटिक थ्योरी क्वेश्चन कर चुके हैं. एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद हाथ मार लिया, अरे इतना छोटा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सके बोले सर. मीन फ्री पाथ का जो क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड पे, isn't it? So be a little bit of your careful, don't overconfidently leave that one. The next one is nothing but of your most probable velocity, that is equals to under root of your 2 into P divided by rho. That is equals to under root of your 2 into capital R into T divided by your molecular weight. That is equals to under root of your 2K into T divided by your M. Clear hai? Is that clear? Yes, sir. So M is nothing but your mass of molecules beta. M is nothing but your mass of your molecules. उसके बाद अपने को अच्छी तरह से इसके अंदर याद रखना है अपने को. These are the things we need to remember. VRMS is equals to your under root of your 3p by rho. V mean is equals to your under root of your 8p by your pi rho, and V most probable velocity is equals to under root of your 2p by your rho part. उसके बाद under root of 3rt by m, under root of your 8rtm by pi m, under root of your 2rt. और उसके बाद अपने को फाइनली याद रखना है under root of your root 3kt, under root of your 8kt pi m, and this is under root of kt by your m. M is nothing but of your mass of your molecules. ठीक है. So this was my second point which you should be remembering. उसके बाद आता है degrees of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में लिखा चुका हूँ, फिर से एक बार लिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलने के चांसेस है, उसीलिए मैं लिखा रहा हूँ. तो आप लोग मुझे हेल्प आउट कर लीजिए. पहले वाला अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट योर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एंड थर्ड वन इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर ट्राई एटॉमिक, or we can say that linear, triatomic and linear or non-linear के लिए भी बात करूँगा. ठीक है. If I am talking about your monoatomic, if it is a translational equilibrium, next one is your आता है rotational, और उसके बाद आता है total. तो पहले बोलो ट्रांसलेशन में कितने नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3. रोटेशन होता है 0, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज होगा फ्रीडम हो गया 3. डायटोमिक में कितने होते हैं बेटा? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल होते हैं, तो टोटल इज नथिंग बट 5. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर ट्राइएटॉमिक लीनियर, ट्राइएटॉमिक लीनियर में 3 होते हैं एंड रोटेशन 2, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू योर 5.
And if I'm talking about your non-linear, for non-linear, it will be equal to your 3. Rotation is also 3 and total will become for me 6. Is that clear? Is that clear? चलो उसके बाद चौथा पॉइंट जो अपने को याद रखना है एनर्जी बेटा. एनर्जी के फॉर्मूलेस. चलो जल्दी जल्दी बताओ एनर्जी के फॉर्मूलेस क्या होते हैं इसमें. E is equals to your half into K into T. K is your Boltzmann's constant. Okay, K is your Boltzmann's constant. Another form is nothing but of your energy. Energy of your monoatomic gas के लिए बात करो, so it is 3/2 K into T. Energy of your diatomic gas will be equal to 5/2 K into T. So degrees of freedom में भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. The next one is nothing but of your fifth point मैं लिख ले रहा हूँ, that is mean free path. Mean free path. अब ऐसा तो नहीं है कि लास्ट ईयर पूछा तो ये ईयर नहीं पूछना बोल के. So make sure that he may or he may not be, that depend upon the situation. So mean free path is represented by lambda. So lambda is equals to 1 by under root of your, this one is nothing but 2 pi d square into your n. What is n beta? Can anyone tell me? What is n? N will be equal to your number of your molecules. Sorry, so this will be equal to your number of your molecules. Number of your molecules divided by volume. Divided by volume. यानी n की वैल्यू आती है basically small n will be equal to n divided by your v. और d क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कोई बता सकेगा? d is nothing but equal to what बेटा? d is your diameter. d is nothing but what? Diameter of what? Molecule. ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लैम्डा इज इक्वल्स टू योर 1 बाय रूट 2 पाई इनटू डी स्क्वायर इनटू योर एन पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. चलो अब उसके बाद अपने को हीट ट्रांसफर के अंदर भी थोड़ी चीजें याद रखना है, वो भी यहाँ पर आप लोग को रफली जल्दी जल्दी करा देता हूँ. हीट ट्रांसफर, ओके. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूलेस क्या है इसके अंदर, बताओ जल्दी से, किसी की याद है? चलो मैं सीक्वेंस में नहीं जा रहा, बट आप लोग को याद होना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ बेसिकली. पहला वाला मान के चलो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. याद है किसी को? लिख नहीं रहा है पेन, जस्ट मिनट, स्ट्रक हो रहा है. हाँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा? यस सर. चलो वीन्स डिस्प्लेसमेंट ये याद है किसी को? जल्दी से बताओ. लैम्डा into your absolute temperature is equals to some constant b. b is known as of your Wien's constant. यानी wavelength is inversely proportional to temperature. यानी temperature बढ़ा, wavelength घटा. क्लियर है? तो इसको याद रखने के लिए विबजीआर अपने को याद रखना चाहिए. विबजीआर, विबजीआर में क्या होता है, कोई बताएगा? विबजीआर में अगर आप रेड से वायलेट को आ रहे हो तो वेवलेंथ घटेगा, अगर आप वायलेट से रेड के जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ेगा. इतना दिमाग में याद रखना है, ठीक है? कलर के लिए अगर पूछ लिया तो आप लोग को कंफ्यूज होना नहीं है, इसको आराम से लिख के कर लो बेसिकली. ठीक है? इज इट क्लियर? और नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ योर कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ योर कूलिंग. ओके, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है बेटा जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए. सो वैलिड फॉर योर स्मॉल टेम्परेचर एंड लेसर देन ऑफ योर 40 डिग्री सेंटीग्रेड. लेसर देन ऑफ योर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज θ2 माइनस ऑफ योर θ1 डिवाइडेड बाय योर डेल्टा t इज इक्वल्स टू योर k इनटू दिस वन इज योर θ1 प्लस ऑफ योर θ2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस θ ऑफ योर s. चलो θ1 क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? θ1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बताएगा? θ2 माइनस θ1
थीटा 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा और थीटा 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव मी द आंसर करेक्टली। थीटा एस रिप्रेजेंट्स मी व्हाट? थीटा एस तो सभी को मालूम है, क्या होगा बेटा? सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। एंड डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बताएगा? स्टक हो रहा है, जल्दी बताओ। थीटा 1 थीटा 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोई बताएगा? ये क्या हो लिख नहीं रहा। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ डेल्टा थीटा इज योर चेंज इन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें थीटा 2 थीटा 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल है, वो इंपॉर्टेंट है। Very good. Theta 2 is initial. Hafsa Tabassum. Very good. Theta 1 will be what beta? Final. And theta 2 will be your initial. मेरा पेन नहीं पढ़ रहा है, एक बार तो थोड़ा ठहरो, रिफ्रेश कर लो। So, theta 1 is what beta? Final temperature. Theta 2 will be equal to your initial temperature. So don't get confused. Theta 2 final होना चाहिए. Theta s will be equal to how much beta? Temperature of your surrounding. Temperature of the surrounding. Surrounding का temperature. और डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? डेल्टा टी रिप्रेजेंट फॉर मी टाइम टेकन, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे को टाइम टेकन। क्लियर है सभी को? ओके, इज इट क्लियर? सो थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक जाने के लिए टाइम कितना है मेरे पास? डेल्टा टी पार्टिकल रिलेशन। इज इट क्लियर? अच्छा, सो दिस वन वाज माय सेकंड पॉइंट, नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीफेंस लॉ, प्योरली फॉर्मूले बेस्ड। आपको कल के दिन एग्जामिनेशन में इस चैप्टर्स पे अगर क्वेश्चन आया तो 99.99% सिर्फ फॉर्मूले बेस पे ही फॉर्मूले रहे, तो खाली सब्स्टिट्यूट करके जल्दी से जल्दी करके आना है। ज्यादा इन डेप्थ में इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस आप आराम से यूं करके आओगे। अननेसेसरली डेप्थ वाले क्वेश्चंस मत करो, लेकिन बेसिक वाले क्वेश्चंस कंपलसरी एक बार करके रहना चाहिए बेसिकली। स्टीफेंस लॉ में देखो बेटा क्या बोलता है, rate of heat flow, that is dq by your dt is equals to E into sigma into A into temperature of the body to the power of 4। टेम्परेचर कभी भी हम लोग किस में लेना चाहिए बेटा? केल्विन में लेना चाहिए। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? सरफेस एरिया। ये इज रिप्रेजेंट मी व्हाट फॉर मी? सरफेस एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। So this is your dq is equals to E is nothing but what beta? Emissivity. Sigma is known as what? Stephen's constant part of relation. Clear है? For black body emissivity is always equals to your what? So now heat is emitted by the body. ये जो कर रहा है basically this one is known as of your heat emitted by your body. Heat emitted by your body is equals to E into sigma into A into T to the power of your 4। अगर heat absorb हुआ तो कैसे लिखोगे बेटा? If heat is observed from any enclosure, तो कैसे लिखोगे? dq by your dt will be equal to your absorption का फॉर्मूला A into sigma A into temperature of the surrounding to the power of 4।
ये सराउंडिंग होना चाहिए, वो दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। मेक श्योर ऑफ दिस टू डिफरेंस बेटा। जनरली बच्चे ओवर कॉन्फिडेंटली इसको याद नहीं रखते हैं। सो इसमें डिफरेंस क्या आता है, देखो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, आराम से हो जाएगा। ये इज नोन एज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, ए इज एरिया एंड टीएस इज द टेम्परेचर ऑफ योर सराउंडिंग। किसी को वैल्यू मालूम है बेटा स्टीफेंस कांस्टेंट की? स्टीफेंस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, अभी नया कमिश्नर है साइबराबाद का, कमिश्नर कौन है अभी? स्टीफन। तो स्टीफन कांस्टेंट ये क्रिश्चियन था, यू नो। Value of this sigma is equals to 5.67 into 10 to the power of -8. Clear? चलो ये हो गया अपना स्टीफेंस का। थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को याद रखना ही रखना है, और इसमें थोड़ी थियरी से बेटा आप लोग को पढ़ना होगा मेटल में से, एनसीईआरटी से निकल के। वन इज नोन एज व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस थियरी, व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे बॉडी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ये ब्लैक कलर्ड कंडीशन। इज इट? मैं फिर भी एक बार रफली आप लोग को ओवरली थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं आप लोग को एक बार बताने की कोशिश कर देता हूँ। जब आप रेडिएशन में पढ़ोगे, सो रेडिएशन के अंदर सबसे पहली बात हम लोग जो पढ़ेंगे प्रीवियस थियरी। प्रीवियस थियरी याद है किसी को? ये बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो बेटा आप लोग का, ऐसे ही करना। एवरी बॉडी रेडिएट्स थर्मल रेडिएशन एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स। क्लियर है? एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर पार्ट ऑफ रिलेशन। क्लियर है? Is that clear? Yes, sir. Chalo, what is the condition I can write? Every body radiates thermal radiations at all possible temperature above what? Above Charminar, above 0 Kelvin. Every body radiates your thermal radiation at all possible temperature which is above your 0 Kelvin. Is it clear? चलो इसके अंदर नेक्स्ट वन, किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉ इज नथिंग बट बेटा क्या बोलेगा? This is telling for us that the good emitter will be equal to your good observers, isn't it? यानी emissivity will be equal to your observability. Emissivity power of your body will be equal to your observability of your body. ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। E is known as emissivity of your observed body and A is your observability of your given body. ठीक है, चलो next one. Third one is your black body. Third one is your black body. So a body that absorbs all radiations. Body that absorbs all the radiations. All the radiations, isn't it? This is the form of what? In the entire electromagnetic spectrum. I can say here electromagnetic waves. स्पेक्ट्रम रेफर एक बार एनसीईआरटी पक्का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार कंपल्सरी एनसीईआरटी से रेफर करो। ब्लैक बॉडी में E is equals to A is equals to always be equal to 1, isn't it? The best example for this one is sun. Sun is a perfect black body. ठीक है, and fourth one is, ये पूरा डेप्थ में रहेगा लेकिन इतना नॉलेज अपने को मिनिमम होना चाहिए बेटा टू डू द क्वेश्चंस ऑफ द रेडिएशंस। ग्रे बॉडी, इसको याद है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे बॉडी? ऑल दैट बॉडी अदर देन द ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड एज अ ग्रे बॉडी बेटा। क्लियर? ऑल द बॉडी अदर देन ब्लैक बॉडी, अदर देन द ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ग्रे बॉडी। ठीक है, सो इसके अंदर जो एमिसिविटी होती है ना, 0 लेसर देन E and E will be equal to your A and A will be equal lesser than of your 1 part of relation। वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, अपने को दिमाग में याद रख के चलना है फॉर द ग्रे बॉडी। ठीक है,
So all the bodies other than black body are called as what? Gray body. Clear? Sure. Or an important point. What do you mean by black color? Black colored of the bodies are those body which absorbs the entire visible spectrum beta, which GR को absorb कर सकता है. That is called as of your black body. So I can say that black colored body are those body which absorbs entire visible spectrum. Entire visible spectrum. What is entire visible spectrum? Can anyone tell me? WIPGR. Okay, isn't it? That is your WIPGR. Yani, if I'm writing the emissivity 0 lesser than E and E is equals to your A is lesser than of your 1. Clear? Is that clear? Yes, sir. चलो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कंडक्शन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. We are having standard relations even in this one. Conduction में क्या होता है बेटा? Molecules will be vibrating at their own position and they transfers the energy to the nearby through the collision. जैसा rod है. When you heat a rod, the rod के जो particles है, they will be there itself, but it will transfer the energy from one point to the another point part of relation. So thermal conditions are same as of your electrical conductivity में. जितना आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो ना, वही कंडीशंस आप लोग को याद रखना है. एक बार इलेक्ट्रिसिटी को मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ जो इसकी कंपैरिजन में आता है. कंडक्शन with respect to electricity. So यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग थर्मल एनर्जी के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी में पहला फॉर्मूला हम लोग को जो याद रखना है, R is equals to rho into L divided by A. और that is equals to 1 by sigma into your L by A. Rho is resistivity, sigma is your conductivity. Number 2, if resistors are connected in series, this is the terminal B, this is your terminal A, resistance R1, resistance R2. So R in series will be equal to your R1 plus of your R2. उसके बाद parallel combination में, if the resistors are being connected like this, some external source of your battery case, and if this is your R1, this is your R2, in this one potential will remain for me same. So R equivalent will be equal to 1 by R1 plus of your 1 by R2. Clear है? उसी तरह से थर्मल रेडिएशन में पहला फॉर्मूला जो याद रखना है अपने को, याद है किसी को? थर्मल रेसिस्टेंस R is equals to your 1 by K into your L by E. दोनों को बराबर है, रो की जगह K लिखना है. K is nothing but what बेटा? Can anyone tell me? K is nothing but what? Thermal conductivity. K is nothing but your thermal conductivity. ठीक है? So number 2, if the rods are connected in your series like this, if two rods are connected in the series, this is R1 and this is R2, so इसका भी R equivalent will be equal to your R1 plus of your R2. और third one जो है इसके अंदर, this is parallel. If two rods are being connected parallel like this, okay, so इसका resistance है R1 और इसका resistance है R2. So for this one, 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus of your 1 by R2. क्लियर है? इसके अंदर अपने को और एक फॉर्मूला भी याद रखना है, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है बेटा, किसी को बताएगा? V is equals to your I into your R. ठीक है ना? उसी तरह से इसके अंदर भी एक फोर्थ पॉइंट आएगा अपने पास, that will be equal to your delta theta. There is nothing but of your temperature will be equal to how much beta? H into your R. H is nothing but of your heat into your R is nothing but of your resistance. Is it clear? यहाँ पर करंट की जगह हीट फ्लो होगा बेटा. H is nothing but of your heat. यहाँ पर I के जगह करंट, पोटेंशियल की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा एंड R की जगह तो रेसिस्टेंस एज यूजुअली R ही आएगा बेसिकली. Is it clear beta? Sure. Yes, sir. Sure. One more and very important, इसको तो याद रखना ही है.
K equivalent will be equal to your L1 plus L2 plus, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली right here right now, in series combination standard formula, the rods are connected in series, n number of rods, L1 plus L2 plus L3 plus so on up to your Ln divided by, this will be equal to your L1 divided by K1 plus of your L2 divided by K2 plus of your L3 divided by your K3 plus so on up to your Ln divided by Kn. 2 rods, 3 rods, 4 rods जो भी दिया ना, तो एक फॉर्मूला याद रख के चले जाओ, इट विल बी वेरी इजीली कैन बी डन। फिर आप टाइम लेके फिर पढ़ते बैठोगे कैसा आया क्या नहीं आया, बेकार है। तो सीरीज आ गया, के इक्विवेलेंट अगर पूछा तो डायरेक्टली रखना क्या, L1 plus L2 plus L3 so on up to Ln divided by L1 by K1 L by 2 K2 so on up to your 3। अगर 3 rods 4 rods 5 rods अगर सीरीज में दे दिया, के इक्विवेलेंट पूछा, तो आप लोग ऐसे ही करके आ सकते हो प्रॉब्लम को आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पैरेलल बात करूं, if the rods are connected in the parallel combination, तो इसका K equivalent कैसा निकालेंगे, किसी को याद है बेटा? K equivalent for the parallel combination will be equal to your K equivalent will be equal to K1 A1 plus of your K2 A2 plus of your K3 A3 plus so on up to your Kn into your An divided by ये हो गया मेरे पास A1 plus A2 plus A3 plus so on up to your An। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? So K equivalent in the parallel combination। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट वन। If the rod is something like this, if there is a rod like this, one rod is like this and one rod is like this and another rod is like this, Y shape structure, ठीक है। so इसको मैं फिर नॉर्मल पे ला ले रहा हूँ। तो मान के चलो this is at a temperature of T1, this is at a temperature of T2 and this is at a temperature of 33 और ये जंक्शन है, जंक्शन के पास टेम्परेचर है थीटा। Okay, now if I'm writing the values, इसका conductivity K1 है, area is A1, length is L1, इसका हो गया K2 A2 L2 और इसका हो गया K3 A3 and L3। अगर थीटा पूछा जंक्शन का तो कैसे निकालोगे? थीटा इज इक्वल्स टू योर, हाउ डू यू राइट दिस वन बेटा? अगर थीटा पूछा तो इसको निकालने का तरीका देखो बेटा, थीटा माइनस ऑफ योर T1 डिवाइडेड बाय योर R1 मस्ट बी, सो जो भी हीट आ रही है हाइयर टेम्परेचर से जैसा जा रहा है वैसा मान के चलो। यहाँ से मैंने ले लिया बाहर इस तरह से, एंड दिस वन दिस लाइक एंड दिस वन इज आल्सो लाइक दिस। ओके, तो अब जब क्या करोगे, थीटा 1 माइनस T1 बाय योर R1 प्लस ऑफ योर थीटा माइनस ऑफ योर T2 बाय योर R2 प्लस ऑफ योर थीटा माइनस ऑफ योर T3 डिवाइडेड बाय योर R3 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको ऐसा कर लो, आराम से आपका थीटा वैल्यू निकल जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर रॉड आपका ऐसा कुछ है, ओके, एंड अनदर रॉड इज आल्सो देयर राइट नाउ इन दिस लाइक दिस, ठीक है। फिर नॉर्मल पे आ जा रहा हूँ, फिर आई विल कम नॉर्मल टू दिस वन और मान के चलो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2, इस जंक्शन के पास टेम्परेचर थीटा, दिस वन इज L1 K1 A1, दिस वन इज L2 K2 A2 और इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। देन थीटा माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय योर R1 प्लस थीटा माइनस ऑफ योर T2 बाय योर R2 मस्ट बी इक्वल टू योर 0। R2 must be equal to 0। परफेक्टली आज ही आप लोग इसके PYQs कर लो हीट ट्रांसफर के। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। और एक भी ऐसे वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग ने देखा होगा, शेप ले लेता हूं मैं बेसिकली, या एक रॉड इस तरह से है
एक रॉड इस तरह से है, एक रॉड इस तरह से, and another rod like this. Okay, and one more rod is in between like this. याद आया कुछ तो याद आया? यहाँ पर हो गया इसका टेम्परेचर T1 और यहाँ पर हो गया इसका टेम्परेचर T2. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर R2, this one is R3, this one is R4, isn't it? If R1 by R2, if R1 by your R2 is equals to your R3 by R4, then middle one will become for me ineffective, Wheatstone bridge. Clear है? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now this is something really very important, आप लोग को याद होना चाहिए. One is your specific heat का concept. मैं specific heat कैलोरीमीटर में आप लोग को वहां पर पढ़ा देता हूँ, फिर भी आप लोग के फास्ट रिवीजन के लिए एक बार लिख रहा हूँ, so that आप कल की क्लास में आप आसान हो जाए. Specific heat of ice is equals to कितना? Specific heat of water is equals to your how much? And specific heat of steam is equals to your how much? कोई बताएगा? Specific heat of ice कितना होता है बेटा? 0.5 कैलोरी पर ग्राम. Specific heat of water कितना होता है बेटा? 1 calorie per your gram. Specific heat of your steam is also 0.5 calorie per gram. Ice conversion की जब करते हो तो इसका नॉलेज अपने को चाहिए कंपलसरी. क्लियर है? एंड latent heat of fusion कितना होता है बेटा? 80 calorie per your gram. Latent heat of your steam कितना होता है बेटा? 540. This is ice ना बेटा, सॉरी ये ice के लिए होता है. सो latent heat of your ice, latent heat of your ice is 80. latent heat of your steam कितना होता है? 540 calorie per your gram. ice कब यूज करोगे बेटा? when you are converting your ice to water. जब ice से water convert करोगे तो latent heat of your ice लोगे. when you are converting your water to your steam या स्टीम से वाटर को कन्वर्ट करो या वाटर से आइस को कन्वर्ट करो, विल बी यूजिंग द एल ऑफ आइस एंड एल ऑफ योर स्टीम. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? नाउ टेल मी दिस वन. 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 joule. 4.2 जॉल पर डेफिलेशन. क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? और एक वाला फॉर्मूला जो आप लोग को याद होना चाहिए. हाउ डू यू कैलकुलेट द चेंज इन द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम बेटा? चेंज इन योर टाइम पीरियड, वेरी फेमस फॉर्मूला. टाइम पीरियड ऑफ योर सिंपल पेंडुलम. अभी तो एकेडमिक ईयर के एंडिंग में आ गए हो तो बोलना टक बोल के. टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग को पता है, t is equal to 2 pi under root of L by G. इसका फॉर्मूला कितना है? डेल्टा t by t will be equal to half into alpha into temperature difference. है कि नहीं? Or else I can write this one as delta t is equals to half into alpha into temperature difference into your capital T. Clear है? Very important formula. हाथ में रख के चलना ऐसे वाले फॉर्मूलेस को. नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर, ये भी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है किसी को? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हाउ मच? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेन मतलब कितना बेटा? स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा कैसे लिखोगे? अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू टेंपरेचर डिफरेंस. यानी डेल्टा एल बाय एल कैसे लिखोगे? डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू योर अल्फा इनटू डेल्टा थीटा. क्लियर है? सो फोर्स बाय योर एरिया कैसे लिखोगे बेटा? Force by your area. Stress is equals to your force by your area. A thermal stress is equals to your thermal stress will be equal to force by your area. जल्दी से बताओ K की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ. Force by area कैसे लिखोगे बेटा? Young's modulus में. Young's modulus कैसे लिखोगे? कोई बताएगा? Young's modulus is equals to your thermal stress by your. So stress की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Stress is equals to y into your strain, isn't it? So ये हो जाएगा मेरे पास y into strain is delta L by L. यानी ये हो गया y into alpha into delta T is equals to your stress.
So force will be equal to how much Fermi beta? F is equals to thermal stress into this one. Clear hai? Is that clear? So stress is equals to force by area. So force by area कैसे लिख सकता हूँ मैं? Y into alpha into this one. So thermal stress will be equal to Y into alpha into your delta theta. Very important formula. Clear? What is Y beta? Young's modulus. Alpha is your coefficient of linear expansion and delta theta is your temperature difference. Alpha is your coefficient of linear expansion. Okay, delta theta is your temperature difference and Y is known as of your Young's modulus. Clear hai? Is it clear? Next one more important. Apparent coefficient of expansion. इसके अंदर कितना नॉलेज अपने को याद रखना है? फॉर्मूला बताओ किसी को याद है इसके अंदर जो आप लोगों को याद रखना है इसमें? The only thing which you need to remember is when there is a water filled in a container up to a certain height, मान के चलो h, gamma of your apparent will be equal to gamma of your, क्या लिखोगे बेटा किसी को याद है? Gamma apparent will be equal to how much Fermi? बोलो. Expelled by remaining. Gamma apparent will be equal to gamma of your real expansion minus of your gamma of your glass. Clear hai? Real expansion is equals to gamma apparent plus gamma of your glass. So gamma real minus gamma of your glass will be equal to your gamma apparent. Okay? If gamma of your real is greater than gamma of your glass, gamma of glass कितना लिखोगे बेटा? 3 times of your alpha. तो लिक्विड क्या हो जाएगा इसके अंदर? राइज हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए. इफ गामा ऑफ योर रियल इज इक्वल टू योर 3 times of alpha यानी गामा ऑफ योर ग्लास, तो इट विल रिमेन सेम. लेवल ऑफ लिक्विड ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा. And third one is right now for me, if gamma of your real is lesser than of your 3 alpha या gamma of your glass, then इसमें क्या हो जाएगा? Fall. Liquid will be fall. Clear है सभी को? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. चलो. ये वाला भी आप लोग को दिमाग में याद रहना है. That is about your temperature scales. जल्दी बताओ. I hope everyone might be remember this one. कितने की बार आप लोग कर चुके हैं? मैं recent भी इसके वीडियोस डाल चुका हूं. आप लोग फर्स्ट रिवीजन में वो भी आप देख सकते हो. X minus of your lower fixed point divided by your upper fixed point minus of your lower fixed point will be equal to your Kelvin K minus of 273 divided by your 373 minus of your 273 Kelvin में. अगर डिग्री सेंटीग्रेड होता है C minus 0 divided by 100 minus 0 और फॉरेन हीट में F minus 32 divided by your 212 minus of your 32. क्लियर है? Is it clear? चलो. थर्मल एक्सपेंशन में और क्या याद रखना है बेटा अपने? बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 2 times of alpha. गामा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 3 times of your alpha. These are known as what type of a substances बेटा? Isotropic substance. Isotropic solids के लिए कंडीशन. अगर मैं बात कर रहा हूं अनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स, अनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स बहुत ही पेक्यूलर है. Alpha along your x-axis is not equal to coefficient of linear expansion along y-axis, and this is not equal to coefficient of linear expansion along your z-axis part affiliation. Is that clear? So beta along your x and y will be equal to alpha along your x-axis plus alpha along your y-axis. या अगर मुझे गामा में लिखना है, गामा will be equal to alpha of your x-axis plus alpha of your y-axis plus of your alpha of your z-axis.
क्लियर है? Yes. क्लियर फॉर एवरीवन? सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैलोरीमेट्री इन डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा क्लास का टाइम ले लेके, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड मटेरियल भी है बेसिकली। सो इन डेप्थ आई विल ट्राई टू डू दैट टॉपिक फॉर यू। कैलोरीमेट्री मैं थोड़ा टाइम लेके आप लोग को आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिसेंटली भी मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, अगर आप वो देख लिए तो भी काफी हो जाएगा। नहीं फिर से एक बार पढ़ाओ सर बोल के बोला तो मैं पढ़ा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट कन्वर्जन्स का पूरा मैंने करवा के रखा है ऑलरेडी। देखो जल्दी से मैं आप लोग को बता ही देता हूँ बेसिकली। यहाँ देखो फर्स्ट वाला सेक्शन में ये वाला कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट है, तो कल क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ योर हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कन्वर्जन्स, वाटर इक्विवेलेंट, उस पर थोड़े प्रॉब्लम्स, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के थोड़े प्रॉब्लम्स, मिक्सचर के प्रॉब्लम्स, और हाउ डू यू कन्वर्ट कैलोरीमेट्री के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बाद हीट लॉस बाय हीट गेन के थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये भी हम लोग ने कर चुके हैं, तो जर्नी ऑफ आइस फ्रॉम हिमालयाज टू तेलंगाना बोल के एक छोटा सा हेडिंग लिखा था मैंने, तो ये भी आप लोग को थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा। कन्वर्शन ऑफ योर हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उसके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है वो भी करा दूंगा। हीट ट्रांसफर तो 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व है, वो भी एक बार हुआ तो कल की क्लास में करा देता हूँ। ठीक है बेटा, आज आप लोग बस यही ध्यान की चलो कि प्लीज ट्राई टू कंप्लीट योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बाय दिस सैटरडे एंड संडे। इस सैटरडे संडे तक 3-4 बार हो सका तो रिवाइज कर लो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, और पीवाईक्यूज आराम से खत्म कर लो। ठीक है, ठीक है ना? इज इट क्लियर? चलो वेरी गुड। तो आप लोग अब यही दिमाग में रख के चलना है कि दिस क्या है, कल फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे। ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको फिर से एक बार पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स करना है, और कंप्लीट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बार रिवाइज कर लेना है, और कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी एक बार रिवाइज कर लेना। और ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी मैं एक बार फास्टली रिवाइज कर दूंगा 1 घंटे की क्लास लेके ये बीच में ही। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी मैं पूरा एक बार कल की क्लास में, या मे बी नियर बाय फ्यूचर ये फ्राइडे सैटरडे के अंदर तक, संडे के अंदर तक मैं करा लूंगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी सेकंड ईयर का एक टॉपिक कराऊंगा, वेव्स भी एक टॉपिक मैं कराऊंगा 31 के अंदर तक, हो सका तो टीचिंग करूंगा। लेकिन फर्स्ट से तो हम लोग सिर्फ मॉडल पेपर्स एक्सक्लूसिवली फिजिक्स पे रोज एक मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे, और हम लोग ऐसा लिखेंगे पेपर के जैसा फाइनल लिख रहे हैं, तो पहले पूरे 50 क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चंस हम लोग छांट लेंगे कि जितने हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो मैंने आप लोगों को कराया। पहले मॉडर्न फिजिक्स के हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद करंट फिजिक्स के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के आइडेंटिफाई करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के आइडेंटिफाई करेंगे, कैलोरीमेट्री के आइडेंटिफाई करेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के आइडेंटिफाई करेंगे, और एरर्स के आइडेंटिफाई करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, वेव्स के भी आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इसको कर लेंगे। 30 क्वेश्चंस हम लोग का पॉकेट में होना है। ऐसे 30 क्वेश्चंस एवरी टाइम इन एवरी मॉक टेस्ट आई विल बी डूइंग ओनली दिस 30 क्वेश्चंस। मैं बाकी के क्वेश्चंस नहीं करूंगा, वो आप लोग अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोग कर लो। तो एवरी मॉक टेस्ट में सिर्फ मैं इस 30 क्वेश्चंस पे ही कंसंट्रेशन करूंगा, यानी from 1st to 10th every day I'll be revising you complete modern physics, complete heat, complete waves, and complete calorimetry, complete errors and screw gauges, vernier calipers and waves part deflection। ठीक है ना? तो ये टॉपिक्स मैं रेगुलरली रिवाइज करता रहूंगा। अगर आपने थोड़ा बहुत फ्लूइड्स पढ़ चुका है, या इलास्टिसिटी आपने पढ़ चुके हैं, या सरफेस टेंशन आप लोग पढ़ चुके हो, तो वो आप लोग अपनी तरफ से रिवाइज कर लें। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, बाय बेटा।